हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वह एक डिमांडिंग लेक्चर है। और ये जो लेक्चर है ये एक ऐसा टॉपिक है एमिल दरखाइम का, जो कि यूपी पीजीटी का जो सीरीज चल रहा है, अर्थात यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए जो एग्ज़ाम है, और साथ ही में यूजीसी नेट का जो 26 थिंकर्स की जो सीरीज़ है उसमें एमिल दरखाइम का नाम सबसे पहले आता है। तो ये डिमांड बहुत दिनों से थी कि मैम जो 26 थिंकर्स हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में उसको आप कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आज पहले विचारक हैं और इसी तरीके से एक एक करके हम लोग 26 थिंकर जो हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही यूपी पीजीटी में भी चूँकि एमिल दरखाइम है, तो एमिल दरखाइम को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये नेट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि पीजीटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आप लोगों को, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये एमिल दरखाइम की इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इनका जो जीवन काल है, टाइम लाइन है, ये 1858 से 1917 तक है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये समाजशास्त्री जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, तो ये फ्रांस से संबंधित हैं। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एमिल दरखाइम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक, एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। इनको आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो पहले अगर आधिकारिक समाजशास्त्री की बात करें तो ये एमिल दरखाइम है। अध्ययन की विश्वविद्यालय व्यवस्था में वे समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनकी 4 रचनाएं जो हैं, जो कि पहली है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो ये आप लोगों को पता है द डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, यही इनकी जो पीएचडी था उसका टॉपिक था। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। आप लोगों को ये भी पता होगा कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ जो है, इसमें इन्होंने टोटम की व्याख्या की है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंता जनजाति हैं उनकी इन्होंने अध्ययन किया था, और उसी बेस पे ये बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। तो ये 4 जो बुक हैं, ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुसाइड जो है, सुसाइड बुक, ये आप सभी को पता होगा, इन्होंने 2 रिलीजन को, ना सिर्फ 2 रिलीजन को कंपेयर किया था, बल्कि इन्होंने समाज के बहुत सारे फैक्टर्स को इन्होंने कंपेयर किया था। और ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी। सुसाइड में इन्होंने देखा था कि आखिर में ये एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जो कि किन किन चीज़ों से, किन किन सामाजिक जो तथ्य हैं उनसे ये प्रभावित होता है। तो इन्होंने ऐसा पाया था कि जो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन के मानने वाले थे, उनकी चूँकि विचारधारा जो थी वो बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा थी, तो उनमें जो है आत्महत्या की दर ज़्यादा देखने को मिलती थी कंपेयर टू कैथोलिक। कैथोलिक में कम देखने को मिलती थी, जबकि प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा देखने को मिलती थी। वहीं पे इन्होंने देखा कि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें सुसाइड ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रामीण में कम देखने को मिलता है। अगर विवाहित और अविवाहित की बात करें तो जो लोग विवाहित होते हैं उनमें सुसाइड करने या आत्महत्या करने की दर कम देखने को मिलती है, जो कि अविवाहित पुरुष हैं उनके कंपेयर में। तो इस प्रकार से इनका ये एक तुलनात्मक अध्ययन था। हम लोगों ने, अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है एक एक टॉपिक को, तो मैंने जो इग्नू सीरीज़ है उसमें इनके एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के इन्होंने 2 तत्वों की बात की है। पहला है अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र को परिभाषित करना है, कि आखिर में हम किस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे।
और दूसरा है कि उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा। तो पहले क्षेत्र हम डिसाइड करेंगे कि किस क्षेत्र का अध्ययन करना है और उस क्षेत्र में किस वस्तु का अध्ययन करना है, ये भी हमको डिसाइड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दरखाइम ने 1895 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। तो यहाँ पे कुछ ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि इन सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिटेल में इग्नू सीरीज़ में डिस्कस किया है। दरखाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य आखिर में क्या होते हैं, इसकी परिभाषा जो दरखाइम के अनुसार है वो है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने का तरीका है जो व्यक्ति से बाह्य है तथा एक दबावकारी शक्ति से युक्त है जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं या रखते हैं। तो ये बाह्य भी होते हैं और बाध्य भी करते हैं। ये दो आप लोगों को इसके जो मेन विशेषताएं सामाजिक तथ्य की देखने को मिलेंगे वो यही होते हैं कि ये बाह्यकारी होते हैं और दबावकारी होते हैं। तो दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। सामाजिक जितने तथ्य हैं, सोशल फैक्ट्स हैं, सबको इन्होंने एक वस्तु की तरह माना है। तभी अगर वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो हम उसको एक वस्तु की तरह मानेंगे तभी हम उसका सही तरीके से परीक्षण निरीक्षण करके आंकड़ों के साथ उस पर जो भी डाटा है हम कलेक्ट करके और एक सही डिसीजन निकाल सकते हैं। सामाजिक तथ्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वे व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। कानूनी संहिताएं तथा प्रथाएं, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीतियां तथा भाषा सभी के सभी जो होते हैं वो सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। दरखाइम के लिए समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो सुई जेनेरिस है। ये सारे के सारे की टर्म्स हैं। जहाँ पे इस टाइप के टर्म्स एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिले वहाँ पे सीधे सीधे एमिल दरखाइम हो जाते हैं। सुई जेनरिस इन्होंने समाज को माना है। सुई जेनरिस का अर्थ क्या होता है? जिसका विकास जो है स्वतः होता है, कोई उसका विकास करता नहीं है, वो स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने माना है कि जो समाज है, इन्होंने ये भी कहा है कि समाज जो है वही वास्तविक देवता है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज जो है उसका अपना खुद का अस्तित्व है, वो किसी दूसरी की वजह से अस्तित्व में नहीं है, उसका अपना खुद का अस्तित्व है। लोग समाज में आते हैं, एक पीढ़ी से कई पीढ़ियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन समाज जो है वो वहीं के वहीं स्थिर होता है। तो समाज का अपना खुद का अस्तित्व है, उसकी उत्पत्ति स्वतः होती है, कोई उसे उत्पन्न नहीं करता है और इसी को सुई जेनेरिस कहते हैं। अगर समाजशास्त्रीय पद्धति की बात करें तो दरखाइम की समाजशास्त्रीय पद्धति दृढ़ रूप से जीव विज्ञान के अनुभव पर टिकी है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट और देखने को मिल रहा है कि इनका जो सोचने का तरीका था, इनकी जो समाजशास्त्रीय पद्धति थी वो एक प्रकार्यात्मक थी, प्रकार्यात्मक विचारधारा थी इनकी। और अगर देखा जाए तो एक व्यवस्थित तरीके से समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विचारधारा की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो एमिल दरखाइम ने की थी। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम इन्होंने बताया है कि यह नियम बताता है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति माना जाए। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति अध्ययन करते समय वस्तुपरकता बनाए रखने के लिए 3 नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये बात एमिल दरखाइम कहते हैं कि हमें सामाजिक तथ्यों को कैसे जांचना परखना है, इसके लिए 3 नियम इन्होंने बताया है। पहला इन्होंने कहा है कि सभी पूर्व धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए। जैसे कि पहले से ही जो एक मिथक चला आ रहा है समाज में कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, उन सारी को पहले साइड करो, दरकिनार करो, फिर हम सोचेंगे, जो देखेंगे अनुभव करेंगे उसी को हम मानेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री को अवधारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को अपनी अभिव्यक्तियों से पृथक करके देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अपनी हमारी खुद की अभिव्यक्तियाँ क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, इनसे अलग करके सामाजिक तथ्यों को हमें
समझने की ज़रूरत है। सामान्य एवं व्याधिकी में इन्होंने विभेद किया है। इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक तथ्य किसी समाज के लिए केवल उसी दशा में सामान्य होता है जब तक कि वह उस सामाजिक प्ररूप के लिए उपयोगी होता है। इन्होंने कहा है कि सामान्य जो हमें देखने को मिलता है रूप, या इन्होंने व्याधिकी की भी बात की है, तो इन्होंने कहा है कि हमें सामान्य तभी तक दिखाई देता है जब तक कि समाज में किसी भी सामाजिक तथ्य की वजह से संतुलन बना रहे तो वो हम सामान्य मानेंगे। लेकिन अगर वहीं पे जैसे मान लेते हैं कि अधिकतर अपराध की दर एक समाज में लगभग स्थिर रहती है, ठीक है, किसी सोसाइटी में एक दो अपराध होता है, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कि 30%, 40% या फिर 50% अपराध हमें देखने को मिल रहा है, हर 2 घर में से एक परिवार अपराध का शिकार हो रहा है, तो ये अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसा समझेंगे कि समाज जो है वो इम्बैलेंस कंडीशन में है और व्याधिकी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यह दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है, यही बात दरखाइम कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल तरीके से समाज के संतुलन की स्थिति में अगर हमें अपराध दिख रहा है तो सामान्य है, लेकिन अगर ये अप्रत्याशित दर से बढ़ रही है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसे असामान्य या फिर व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक प्ररूप के वर्गीकरण के नियम इन्होंने बताए हैं। दरखाइम ने सामाजिक प्ररूपों के वर्गीकरण के लिए सामाजिक आकारिकी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सामाजिक प्ररूपों को समझने के लिए या उनके वर्गीकरण के लिए इन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी अर्थात सामाजिक आकारिकी शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ प्ररूप शब्द का अर्थ क्या है, तो एक समूह में विभिन्न इकाइयों की समान विशेषताएं कौन कौन सी हैं उन्हीं को हम जो है सामाजिक प्ररूप कहेंगे। अगर एक सोसाइटी में विभिन्न लोग होते हैं, उनके विभिन्न तरीके से सोचने के तरीके हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि कॉमन है और उस सोसाइटी में वहाँ पे रहने के लिए उनको बातें किए हुए हैं, तो इसी को इन्होंने सामाजिक प्ररूप कहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दरखाइम ने एक खंडीय समाज अर्थात इसे पूर्णतः सरल समाज जैसे कि होड़, यह आप लोग टर्म्स याद रखिएगा, होड़ क्या होता है एग्जाम में अगर पूछ दे तो यह एक खंडीय समाज या फिर पूर्णतः सरल समाज होता है। जैसे कि होड़ को आधार मानकर समाजों को वर्गीकरण उनके संगठन के स्तर के अनुसार करना चाहते थे। होड्स के संयोग से निर्मित होने वाले समाज को इन्होंने सरल बहुखंडीय समाज कहा है। अर्थात एक खंडीय समाज जो है वो होड़ होते हैं और जब कई होड्स मिल जाते हैं तो वो एक सरल बहुखंडीय समाज अर्थात सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बन जाते हैं। इनके संयोग से जब ये मिलते जाते हैं तो सरलीकृत संयुक्तांगी बहुखंडी समाज अर्थात पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी सिंपली कंपाउंडेड का निर्माण होता है। इस प्रकार के समाजों के सहयोग से और अधिक जटिल समाज उत्पन्न होते हैं और जिन्हें युग्मित संयुक्तांगी बहुखंडी समाज कहते हैं अर्थात पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज डबली कंपाउंडेड कहा जाता है तथा इस प्रकार अन्य समाजों का निर्माण हो सकता है। तो ये जो टर्म्स हैं सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपली कंपाउंडेड, फिर डबली कंपाउंडेड और जो एक सिंपल हमें सोसाइटी देखने को मिल रही है, तो इस टाइप की जो टर्म्स हैं ये एमिल दरखाइम के द्वारा दिए गए हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम की यदि बात करें तो सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए इन्होंने 2 प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया है। पहला इन्होंने कारणात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। दरखाइम का यहाँ पे एक कथन है वो आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की व्याख्या उस समय तक नहीं की जा सकती है जब तक कि सभी प्रजातियों में हो चुके इसके संपूर्ण विकास को न देखा जाए। तो कभी भी हम किसी भी जटिल समाज में हम सामाजिक तथ्य की व्याख्या तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसकी अपनी खुद की सोसाइटी में संपूर्ण विकास न हो चुका हो। सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की बात करें तो 2 जो है वो मुख्य विशेषता है, पहली बाध्यता और दूसरी वाह्यता। लेकिन वहीं पे 2 और विशेषताएं पाई जाती हैं, स्वतंत्रता भी होती है और सामान्यता भी होती है। तो ये आप लोग चारों पॉइंट जरूर याद रखिएगा।
सामाजिक तथ्यों के प्रकार की यदि बात करें तो प्रथम श्रेणी में आते हैं समाज निर्माण करने वाले मूलभूत भागों की प्रकृति एवं संख्या, व्यवस्थित क्रम तथा संयोजन के परिणाम, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कैसा है, आवासों की रचना कैसी है, संचार व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो ये प्रथम श्रेणी में आता है। दूसरी श्रेणी में है, इसमें सामाजिक तथ्यों के संस्थागत रूप आते हैं। ऐसे सामाजिक तथ्य जो कि संस्थागत हो चुके हैं, जैसे कि समाज में उपस्थित कानून तथा नैतिक नियम जो हैं या फिर धार्मिक विश्वास हैं जो कि संस्थागत हो चुके हैं, पूरे समाज के द्वारा उसकी मान्यता है, रीतियां हैं, भाषा, प्रथाएं आदि, ये जो हैं ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में वे सामाजिक तथ्य हैं जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों को सामाजिक प्रवाह कहते हैं। तो सोशल करंट, सामाजिक प्रवाह, ये जो है ये भी एक की टर्म है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। सामाजिक प्रवाह की बात एमिल डर्कहाइम ने की है, अर्थात सोशल करंट की बात एमिल डर्कहाइम करते हैं। जैसे साहित्य में नई विचारधारा कोई आ जाती है, एक विचारधारा चली रही है साहित्य में, लेकिन वहीं पे कोई नई विचारधारा आ गई तो हम ऐसा कहेंगे कि ये सोशल करंट था, अर्थात कुछ समय के लिए उसका अस्तित्व था और फिर वो समाप्त हो गया। जैसे कि भीड़ में उत्पन्न उन्माद या क्षणिक क्रोध आदि, तो ये सारे सोशल करंट आते हैं। डर्कहाइम ने अंग्रेजी भाषा में J.S. मिल की पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक का अनुसरण करते समय तुलनात्मक पद्धति की कार्यप्रणाली के रूप में सहगामी विभिन्नताओं की पद्धति, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। सहगामी भिन्नताओं की पद्धति, ये इनका की टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। सिर्फ अगर इतना भी आप लोगों को पता है तो आप लोग एमिल डर्कहाइम टिक कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशंस कहते हैं। तो ये आप लोग दोनों टर्म्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों का जरूर से याद रखिएगा। इनको समाजशास्त्रीय शोध का श्रेष्ठ उपकरण बताया है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किसको इन्होंने समाजशास्त्रीय शोध का श्रेष्ठ उपकरण बताया है, तो ये है सहगामी भिन्नताओं की पद्धति। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एमिल डर्कहाइम का एकात्मकता के प्रकार इन्होंने बताए हैं। आप लोगों को पता है कि 2 प्रकार की एकात्मकता इन्होंने बताई है। तो सामाजिक एकात्मकता की अगर बात करें, डर्कहाइम ने इसका अध्ययन जो है अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। ये बुक कब लिखी गई थी? आई थिंक ये बुक 1895 में है शायद लिखी गई है, हम श्योर नहीं हैं, बट मैं 1 मिनट में आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे शायद हम लोगों ने ये आप लोग देखिए 1895 द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये बुक लिखी गई है। ये 93 में लिखी गई है, करेक्ट। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक जो है 93 में लिखी गई है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और कुछ अगर आप लोगों को डाउट होता है तो थोड़ा सा आप लोग भी सर्च किया करिए, क्योंकि जब आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ईजिली करेक्शन हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने 95 तो बोला, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने फिर से क्रॉस चेक किया। अब कभी नहीं भूलेगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो है वो 93 में, इसके 2 ईयर्स बाद जो है वो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड लिखा गया था। तो इन्होंने इस बुक में इसकी बात की है सामाजिक एकात्मकता की, या एकात्मकता के प्रकार की बात की है। तो सामाजिक एकात्मकता 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक एकात्मकता और सावयवी एकात्मकता। ये दोनों जो प्रकार हैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता है। नहीं पता है तो भी मैं एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेती हूँ कि यांत्रिक एकात्मकता जो होते हैं वो सरल समाज या फिर बोलें ग्रामीण समाज, इनमें पाए जाते हैं। जबकि सावयवी एकात्मकता का अर्थ ये है कि जैसे सावयवी का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो ऑर्गेनिक का अर्थ ही है कि हम एक जीव के शरीर को ले लें, विभिन्न अंग जो हैं किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए और पूरा शरीर को अच्छे से फंक्शन कराते हैं, उसी प्रकार
से सावयवी एकात्मकता जो है वो जो हमें शहरों में देखने को मिलती है, नगरों में देखने को मिलती है, जटिल समाजों में देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से हम घर में रहते हैं, सब्जी वाला लाके हमें दूध देता है, सब्जी वाला लाके हमें सब्जियां देता है, दूध वाले भैया लाके दूध देते हैं, न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना परफॉर्मेंस एक दूसरे को देते रहते हैं, और इस प्रकार से जो जटिल समाज होता है उसमें जो एक कहना चाहिए कि सुचारू रूप से कैसे वो वाली सोसाइटी फंक्शन कर रही है तो करती है। वहीं पे यांत्रिक एकात्मकता की बात करें तो यहाँ पे जो होता है एक तरीके की एक दृढ़ता पाई जाती है। यांत्रिक का मतलब ये होता है मैकेनिकल, और मैकेनिकल का अर्थ ये है कि जड़ता उसमें पाई जाती है, अर्थात बहुत ही स्ट्रांग एकात्मकता वहाँ पाई जाती है। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो गुण है वो सरल समाजों में या आदिम समाजों में या फिर बोलें कि ग्रामीण समाजों में देखने को मिलती है। सामूहिक चेतना की बात यदि करें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो ये भी इनका की टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सारे इनके की टर्म्स हैं। सामूहिक चेतना जो होती है विश्वासों तथा भावनाओं की वह श्रेणी है जो किसी भी समाज में औसतन प्रकट हो तथा निश्चित प्रकार की व्यवस्था बनाती हो एवं इसकी अपनी निश्चित प्रकार की जीवन शैली हो। कोई भी सदस्य इनके प्ररूप तथा गुण से संबंधित लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान कर सकता है। तो जो एक सामूहिक चेतना है, पूरे समूह की एक जैसी भावना जो चेतना के रूप में आती है उसे ही हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो यही है कि सामूहिक चेतना जो होती है वो विश्वासों एवं भावनाओं की एक श्रेणी होती है, क्योंकि जब विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी हम सामूहिक चेतना को देख सकते हैं। सामूहिक चेतना प्ररूप के आधार पर यदि देखें तो सामूहिक चेतना के प्ररूप के आधार में दर्खाइम का कहना है कि दर्खाइम का कहना है कि सामाजिक बंधनों की शक्ति जो है वो यांत्रिक एकात्मकता का लक्षण है तथा यांत्रिक एकात्मकता के 3 रूप सामने आते हैं। पहला कि सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना के आयतन के बीच संबंध, किस प्रकार से सामूहिक चेतना और हमारी खुद की व्यक्तिगत चेतना एक दूसरे से संबंधित है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सामूहिक चेतना की दशाओं की औसत तीव्रता कितनी है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और उन सभी दशाओं की अधिक व कम दृढ़ता, कि वो कितने अधिक तरीके से दृढ़ हैं या फिर कम दृढ़ हैं। समाज के विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंध इन्होंने कुछ बताए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय समाजशास्त्र बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में था और समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित करने में ये विभिन्न विचारक जो हैं या समाजशास्त्री लगे हुए थे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो एमिल दर्खाइम का है। तो दर्खाइम ने समाजशास्त्र के स्रोत के रूप में दर्शन शास्त्र को रखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछ भी दिया गया है कि समाजशास्त्र का स्रोत हम किसे मान सकते हैं, तो दर्शन शास्त्र को रखा गया है। दर्खाइम ने 1892 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो में सामाजिक विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंधों को स्थापित किया जो समाजशास्त्र पे भी लागू होते हैं। तो ये बुक आप लोग याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। इसी में इन्होंने समाज के विज्ञान की स्थापना के सामान्य प्रतिबंधों की बात इन्होंने की है। विज्ञान का मानवीय ज्ञान व विचारों के साथ साथ विस्तार नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। वैज्ञानिक खोज या छानबीन के लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है। विज्ञान व्यक्तियों का वर्णन नहीं करता है। यदि मानव समाजों का वर्गीकरण किया जाए तो यह व्यवहार के सामान्य नियमों तक पहुँचने तथा व्यवहार की नियमितता की खोज करने में हमारी सहायता कर सकता है। सामाजिक विज्ञान विभिन्न मानव समाजों का वर्गीकरण करता है। विज्ञान का प्रयास समान रूप से लागू होने वाले नियमों को प्राप्त करना है। यदि समाजों में नियमितता नहीं पाई जाती है तो किसी भी प्रकार के सामाजिक विज्ञान की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हम अध्ययन फिर कैसे करेंगे यदि नियमितता हमें नहीं देखने को मिलेगी। प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत में एक निरंतरता है और यह विचार
कांट से प्रभावित रहा है। कांट का विचार ऐसा था कि प्राकृतिक और सामाजिक जगत में एक संबंध देखने को मिलता है, और ये बात एमिल डर्कहाइम भी मानते हैं कि प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत में एक निरंतरता बनी रहती है। और ये जो इनका खुद का विचार है, ये कांटे के विचार से प्रभावित रहा। सामाजिक जगत उतना ही विशिष्ट एवं स्वतंत्र विषय वस्तु का क्षेत्र है जितना कि भौतिक व जीव विज्ञान का क्षेत्र। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये भौतिक और जीव विज्ञान के इक्विवेलेंट में बराबरी में लाके और समाज शास्त्र को रख रहे हैं। अंत में समाज की एकरूपताओं, प्रकारों तथा नियमों की विवेचना के लिए एक पद्धति की आवश्यकता है। तो ये बात इन्होंने कहा है कि समाज की जो एक रूपता हमें देखने को मिल रही है, जो प्रकार हैं या फिर नियम हैं, इनकी विवेचना करने के लिए हमें एक पद्धति की आवश्यकता है। समाज और वैयक्तिक चेतना की यदि बात करें तो समाज वैयक्तिक चेतना में और वैयक्तिक चेतना द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अगर हम बात करें समाज की, तो समाज आखिर में कहाँ से प्रभावित होता है? वैयक्तिक चेतना से प्रभावित होता है, क्योंकि जब तक अगर प्रत्येक प्राणी किसी समाज का निष्क्रिय हो तो फिर समाज का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारी खुद की वैयक्तिक चेतना होती है, तभी समाज का भी अपना अस्तित्व बना रहता है। इसलिए सामाजिक ताकत को व्यक्तियों के अंदर प्रवेश करना होता है और अपने को उनमें संगठित करना होता है। इस तरीके से यह वैयक्तिक चेतना सामूहिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे कि हम किसी समाज से प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर भी ये चेतना आती है कि हमें किस तरीके से रहना है, और फिर वही चीज़ हम समाज के लिए समर्पित करते हैं या फिर उसी तरीके से सोचते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से जो वैयक्तिक चेतना होती है सामूहिक चेतना का ये अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि सामाजिक विश्वास, नैतिकता और नियम आदि व्यक्तियों द्वारा उन्नत किए गए हैं और बढ़ाए गए हैं। सामूहिक चेतना, डर्कहाइम के चिंतन में सामूहिक चेतना की धारणा जो है वो सर्वोपरि है। डर्कहाइम ने सामूहिक चेतना का वर्णन एक समाज के अधिकांश सदस्यों की सामान्य भावनाओं और विश्वासों के रूप में किया है कि एक समाज में जितने भी सदस्य हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा लोग एक जैसी ही विचार रखते हैं, एक जैसी भावनाएं रखते हैं, उनके विश्वास एक जैसे होते हैं। डर्कहाइम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा का प्रयोग और विकास मूलतः अपने प्रथम कार्य समाज में श्रम विभाजन, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1895 में किया है। तो सामूहिक चेतना की जो अवधारणा है, इसको इन्होंने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने मेंशन किया है। सामूहिक प्रतिनिधान क्या होता है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिवनेस, कुछ भी आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन का ही रहता है। तो डर्कहाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की प्रथम परिभाषा अपनी पुस्तक आत्महत्या सुसाइड में बताई है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इग्नू के बुक से हैं, इसलिए हम लोग इसमें कहीं भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रख सकते हैं। वास्तव में सामाजिक जीवन प्रतीकों का बना हुआ होता है। इन्होंने कहा सामाजिक जीवन क्या है? एक प्रतीकों का बना हुआ है। जैसे कि पानी का प्रतीक H2O होता है। अगर हम साइंटिफिक भाषा में अगर H2O बोलते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये पानी के लिए कहा जा रहा है। डर्कहाइम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान संबद्ध व्यक्तियों के बने आधार से निरूपित होते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है और न ही इनके संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। इनका स्वयं का अस्तित्व होता है, अर्थात सुई जेनरिस होते हैं। ये स्वतः निर्मित होते हैं, जैसे कि मिथक, दंत कथाएं, धार्मिक अवधारणाएं आदि। अब इनकी कुछ हम लोग प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी बुक है, जो कि आप लोगों को पता है कि इनकी जो PhD का टॉपिक था वो भी यही था। एमिल डर्कहाइम की बुक सुसाइड, मोरल एजुकेशन, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, हाँ, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी।
तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनकी कुछ 2 कथन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि घटनाओं को एक स्वतंत्र इकाई के संदर्भ में देखे जाने की अपेक्षा उन्हें किसी कार्य प्रणाली के अंतर्गत संबंधित विभागों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये कथन एमिल दर्कहाइम के द्वारा कहा गया है। एक और कथन है कि जब कभी हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तब हमें उस घटना के उत्पन्न करने वाले कारणों और उक्त घटना द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रकारों को पृथक रूप में खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दूसरा कथन एमिल दर्कहाइम से संबंधित है। इनकी कुछ और भी बुक हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये चूँकि स्क्रीनशॉट लेने में और फिर इसको थोड़ा बड़ा करने में ब्लर हो जाता है, बट मैं बुक का नाम बता दे रही हूँ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये बुक एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है। ये इनकी ओरिजिनल बुक है, जबकि ये उसका फ्रंट पेज कवर है, जो फ्रंट पेज कवर के बाद लिखा हुआ रहता है। तो चूँकि इसको बहुत ही ब्लर टाइप का था, क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर में क्या लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी ये इनकी बुक है, और ये बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सॉरी। इनकी 2 और बुक है ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, ये 1978 में प्रकाशित हुई थी, और एक बुक इन्होंने मॉस के साथ लिखा हुआ है, ये है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, 1903 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो डेथ है अर्थात इनकी मृत्यु जो है वो 1917 ईस्वी में हो गई थी। ये आप लोगों को पता है, अगर इनकी जीवनी आप लोगों ने पढ़ा है या फिर मैंने इग्नू सीरीज़ में इनकी जीवनी भी बताई है, बहुत ही मार्मिक जीवनी है इनकी। और इनके जो इकलौते पुत्र होते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय उनकी डेथ हो जाती है उसी विश्व युद्ध में, और उसकी वजह से धीरे धीरे फिर इनके पे भी मेंटली काफ़ी असर पड़ता है, और फिर फाइनली 1917 में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एमिल दर्कहाइम से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे 100% सारे फैक्ट्स थे, लेकिन एक कहा जाए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जो उनसे रिलेटेड, एमिल दर्कहाइम से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश की हूँ। फिर भी अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें मिलते रहे तो हम लोग आगे इन फ्यूचर उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा लेक्चर्स पसंद आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।